हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ओम्स लॉ और उसके बाद में हम देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओम्स लॉ की बात करें तो बच्चों ये हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी डिस्कस करेंगे। बाद में हम देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को देखने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल लेंगे हम ट्रेन का, और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल पोजीशन जो वायर के अंदर होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का हम फील्ड आज डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं स्टार्ट। टॉपिक आपका फर्स्ट है ओम्स लॉ। इस ओम्स लॉ के टॉपिक को हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए बच्चों, नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस टाइप से क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही आपने इस पर क्या अप्लाई की? वोल्टेज अप्लाई की। 3 वोल्ट की आपने मान लो बैटरी ले ली, ठीक है, या सेल ले लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन पर जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे कंडक्टर पर, तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन करेंगे और करंट जनरेट होगी, ठीक है, करंट जनरेट होगी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आएगा आपका इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। अब आपने क्या कर दिया? आपने वोल्टेज की इंक्रीज, वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो प्लस की जो अट्रैक्शन पावर वो भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स अब पहले लग रहा था उसके कंपैरिजन में अब फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन फास्ट मोशन करेंगे। फास्ट मोशन करेंगे तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसी टाइप से अगर आप 9 वोल्ट की बैटरी ले लोगे बच्चों, 9 वोल्ट की, तो क्या होगा? वोल्टेज आपने इंक्रीज किया, वोल्टेज इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ तो उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई। और फोर्स किस पर लगेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, क्योंकि वो ही मोशन कर सकते हैं वायर के अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन और फोर्स इंक्रीज रहता है, वो क्या करेंगे? फास्ट मोशन करेंगे। फास्ट मोशन करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये एग्जैक्ट बात ओम्स ने बोली थी कि जैसे जैसे हम कोई कंडक्टर पर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये बात है। तो आइए अब देखते हैं स्टेटमेंट। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट द करंट आई flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of the conductor, provided that the physical condition like temperature, mechanical strain etc are kept constant। तो आपको क्या करना है? अगर जैसे हमने कंडक्टर पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उसी रेशियो में आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। रेशियो जितना आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उसी रेशियो में आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन कांस्टेंट लेनी। कंडीशन कांस्टेंट क्या लेनी है? आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इसका, तो आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा? ये रेशियो इक्वल नहीं रहेगा आपका, ठीक है। फिर आपको ना तो वायर की लेंथ इंक्रीज करनी है, ना वायर का आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, ना ही आप जो वायर पर प्रेशर लग रहा है उसको चेंज करना है। तो ओवरऑल जो कंडीशन अगर हम फिक्स रखें तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब बच्चों, ये जो आपका साइन है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इसको रिमूव करोगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा आर। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू आर आई, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो v इज इक्वल टू आई आर। ये ओम्स का लॉ है। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो एक्चुअल में जो हमारा कंडक्टर है वो है आपका ए और बी, यानी ये आपका कंडक्टर है। और बाद में आपने बैटरी की हेल्प से इस पर क्या वोल्टेज अप्लाई की, तो वोल्टेज कितनी अप्लाई की आपने? वोल्टेज अप्लाई की V। तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना है? R है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है? I है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी वोल्टेज की? V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR आ जाएगा, ठीक है। अब ये R का हमने डायग्राम ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों ये एक्चुअल में सिंबल है, ठीक है। ये क्या एक्चुअल में क्या है? सिंबल है। ये रेजिस्टेंस का क्या है? सिंबल है। जैसे हम एक सेल का सिंबल बनाए तो ये सेल का सिंबल होता है, लेकिन सेल की एक्चुअल जो इमेज होती है
वो तो अलग होती है, तो उसका सिंबल हमें सर्किट डायग्राम में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी का सिंबल कैसे होता है, बैटरी का सिंबल ऐसे होता है, क्योंकि दो सेल होगा तो उसको बैटरी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा। इसी टाइप से वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में वायर तो बच्चों सिंपल सा आपका यही वायर है और कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको शो करने के लिए हम रेजिस्टेंस को शो करने के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। और अगर आपको कहीं इस टाइप से मिल जाए तो ये एक्चुअली बताता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज भी हो रही है। तो ये आपका ओम्स सर का जो स्टेटमेंट था हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये आपका वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है, और जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो वी है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। अगर अब आगे बात करते हैं, देखो हमें ये तो पता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा बच्चों। देखिए आप वाई एक्सिस पर वी ले लो चाहे आई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक्स एक्सिस पर क्या लोगे, आई ले लोगे। तो v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो i की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे आप v की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उस कंडीशन में i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, इस टाइप से। तो ये जो इनका रेशियो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और अगर हम बात करें इसके स्लोप की, देखो किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम स्लोप ले ग्राफ का तो ये थीटा होगा। और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है आपका टेन थीटा। देखो अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है आपका एक्चुअल में, हाँ देखो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू है बीसी, अपॉन बेस क्या है, एसी है। तो एक्चुअल में बीसी क्या है बच्चों, बीसी किसकी वैल्यू देगा, बीसी वोल्ट की वैल्यू देगा। और एसी किसकी वैल्यू देगा, एसी वैल्यू देगा आपकी करंट की। तो जो आपका स्लोप है और उसको टेन थीटा भी बोलते हैं स्लोप को, तो वो वैल्यू किसकी आ रही है, वो आ रही है वी अपॉन आई। यानी एक्चुअल में जो आपका फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू आई आर, अगर आप इसको इस टाइप से चेंज कर दोगे वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो ये वी अपॉन आई का रेशियो ही क्या है, आपका रेजिस्टेंस है वायर का। और यहाँ पे क्या हो रही है, लाइन आपकी क्या है, जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, फिक्स होगा। स्लोप फिक्स होगा तो कोई भी वायर है उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, फिक्स होता है। कौन सी कंडीशन में, जब आप वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, आप प्रेशर चेंज नहीं कर रहे हो, उसकी लेंथ या उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हो, तब ये आपका ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ग्राफ का हर पॉइंट पर स्लोप सेम है तो आपका वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब आपके जो कंडक्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, देखो जो कंडक्टर का ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है, यानी v और i के जो बीच में जो ग्राफ बन रहा है ऐसा बन रहा है, तो उस टाइप के कंडक्टर को आप क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। और जिस कंडक्टर का ग्राफ अगर ऐसा नहीं बन रहा है, ग्राफ बनने का मतलब कोई भी आप बच्चों डिवाइस ले लो, कोई भी आप डिवाइस ले लो, उस डिवाइस पे अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो और वहाँ पे आप करंट को क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो अगर उनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी जितनी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है करंट। जैसे मान लो कि ये आपकी वोल्टेज स्टार्टिंग की, ये आपकी करंट है। अब वोल्टेज आपने कर दी डबल तो करंट क्या हो जाएगी, ये भी डबल हो जाएगी। और वोल्टेज आपने कर दी और डबल मान लो, तो ये करंट भी क्या हो जाएगी, चलो डबल हो जाएगा। इस टाइप का अगर ग्राफ बना रहा आपका डिवाइस, तो वो डिवाइस क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। ठीक है, अगर ये आपका ग्राफ कोई ऐसा कंडक्टर है जो इस टाइप का ग्राफ नहीं बना रहा, इस टाइप का ग्राफ नहीं बना रहा, कुछ ऐसा ग्राफ बना रहा है, या कुछ मान लो कैसा बना रहा है, या ऐसा ग्राफ बना रहा है, कुछ भी अलग टाइप का ग्राफ बना रहा है, ये सेम ग्राफ नहीं बन रहा, तो उस टाइप के डिवाइस या उस टाइप के कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, या उस टाइप के आप सर्किट एलिमेंट को क्या बोलते हो, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ये बात हुई हमारी ओम से रिलेटेड, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, जो आपको नोट्स में बच्चों प्रोवाइड हो रहा है, और हैंड नोट्स आपको मिल ही गए हैं। अब अगर हम बात करें आर की, तो जो आर है वो डिपेंड करता है एक्चुअल में मटेरियल पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है। और प्लस वो डिपेंड करता है वायर की लेंथ पर, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, प्लस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये सब बात डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जिसे हम और क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आइए हम देखते हैं आर और रो को। अब इसको हम
ट्रेन की एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस करते हैं। अब बच्चों देखिए कि जो वायर है, वायर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के मोशन को देखना है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन किस टाइप से। तो एक समझो कि हमारे मान लो एक ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में है, और उस ट्रेन में क्या करना है, हमें जो पैसेंजर है उनको हमने अरेंज कर दिया है, ठीक है, इस टाइप से सीक्वेंस में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके उनको अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब आपको एक टास्क दिया हमने, आपकी आंख पर पट्टी बांध दी मैंने। क्यों बांधी पट्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी आंख नहीं है। तो हमें अगर उस इलेक्ट्रॉन की जो सिचुएशन वो फील करना है, तो उस सिचुएशन को फील करने के लिए हमें उस टाइप से हमें एक्चुअल में कंडीशन लेनी पड़ेगी। तो हमने आपकी आंख पर पट्टी बांध दी। अब आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि आपको ट्रेन के एक एंड से लास्ट एंड तक आपको जाना है। तो आप कैसे जाओगे, आंख और पट्टी है तो आप ऐसे टकराओगे, है ना, कोलाइड करोगे। कभी आप मान लो ऐसे गए, कभी ऐसे गए, हो सकता है आप पीछे भी आ जाओ, लेकिन फिर वापस को आपको लगेगा नहीं मैं तो पीछे आ गया, मुझे आगे जाना है। तो ऐसे करते 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 लास्ट तक आप पहुंचोगे। तो ये सेम एक्चुअल कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ होती है बच्चों, सेम एक्चुअल कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। क्यों, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई होता है तो इलेक्ट्रॉन को पता लग जाता है भाई मुझे यहाँ पे कोई खींचने वाला आ गया है और मुझे जाना वहीं पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो बेचारा यहाँ पे कोलाइड करेगा, हो सकता है थोड़ा पीछे भी आ जाए, फिर थोड़ा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से ये कोलाइड करता 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 ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये जो एक्चुअल में जो जितने ज्यादा उसके जो जो हम बोल सकते हैं रुकावटें आ रही है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट जाने में, या जितने ज्यादा उसके कोलिजन हो रहे हैं, जितना वो कोलाइड कर रहा है, वो एक्चुअल में उसी को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। उसी को क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, देखो तो एक्चुअल में जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्चुअल में प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और अगर बच्चों आपने लेंथ इंक्रीज कर दी, देखो अगर आपने क्या कर दी, लेंथ इंक्रीज कर दी, लेंथ इंक्रीज कर दी तो इलेक्ट्रॉन को इस पूरी लेंथ में ट्रेवल करना पड़ेगा, पूरी वायर के अंदर इस लेंथ में ट्रेवल करना पड़ेगा। तो कोलिजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। अगर वायर की लेंथ इंक्रीज होगी, वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, तो उसका कोलिजन भी क्या होगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन बात करें, अगर आपने वायर क्या ले लिया, आपने क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का क्या ले लिया, ज्यादा ले लिया, क्रॉस सेक्शन ज्यादा ले लिया, मटेरियल आपका सेम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। तो अब आपने मान लो ट्रेन बड़ी ले ली, लेकिन पैसेंजर उतने ही है, ट्रेन बड़ी ले ली, एक्चुअल में पैसेंजर उतने हैं, एक बार समझ रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को अब जो मोशन कर रहा है तो उसका थोड़ा क्या होगा, स्मूथ होगा। तो इस कंडीशन में अगर आपने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे तो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो रेजिस्टेंस है वायर का वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। तो अगर ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्चुअल में आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर रिमूव करोगे तो आपका कांस्टेंट आएगा रो एल अपॉन ए, और ये आपका रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है, ऐसे हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये आपका एक्चुअल में इस टाइप से हम डिस्कस किया हमने, ठीक है। अभी हम एक बार इसको वापस से स्टडी करेंगे, फिर एक रोड का एग्जांपल लेंगे, रोड के एग्जांपल से भी इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आइए बच्चों, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यानी एक्चुअल में जो कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन के जो एक्चुअल में जो मोशन हो रहा है उसका क्या करे, अपोज करे, यानी रुकावट आए, इलेक्ट्रॉन के मोशन में क्या है, रुकावट आए। अगर वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के जो कोलिजन हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वायर का रेजिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है। तो ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी यानी मटीरियल की प्रॉपर्टी है। और आपका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं, ठीक है। तो अभी हम वापिस एक बार वायर का डायग्राम ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका वायर है और इसकी जो एक्चुअल में जो लेंथ है वो है एल, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए, ठीक। तो एक एंड से अनदर एंड तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके
उसके जो पाथ में कितनी रुकावट आ रही है, उसके पाथ में कितनी रुकावट आ रही है, उस रुकावट को ही आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हो। आपको ट्रेन में ट्रेवल करना है तो आप एक पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट पर जाओगे तो आप कितनी बार कोलाइड करोगे, आपको कितनी बार रोका जा रहा है। अगर आप रोड पर कार ड्राइव कर रहे हो तो उस कंडीशन में मान लो कि आपको ऐसी रोड दे दी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है, कहीं गड्ढे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आप बार बार अपनी स्पीड वापस स्पीड इंक्रीज करोगे, वापस स्लो होगी, इंक्रीज करोगे, स्लो होगी। तो ये एक्चुअल में रुकावट ही क्या है, इस रुकावट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये रुकावट जो आपकी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन किस टाइप से महसूस करता है, इलेक्ट्रॉन फील करता है इस रुकावट को, कोलाइड, जितना ज़्यादा कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा उसका वायर का क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बच्चों, होता है वायर के लेंथ की। अगर वायर की लेंथ इंक्रीज करोगे तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया की। अगर आपने ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको कंबाइन करो तो ये क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए और आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये बात हुई इसकी। अगर हम बात करें, देखो रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। आर क्या है बच्चों, आपका रेजिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये है स्केलर क्वांटिटी। और इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है, ओम सर के रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट को भी हमने क्या बोल दिया, ओम बोल दिया। अब इसकी बच्चों अनोदर यूनिट देखनी, क्योंकि हमें डायमेंशन फॉर्मूला बनाने, तो अभी हमने डिस्कस किया था आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी अपॉन आई। तो अगर हम बात करें वोल्टेज की, तो वोल्टेज का हमें एक फॉर्मूला पता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो देखो इसी फॉर्मूले का यूज करके डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखो बोल सकते हैं कि डब्ल्यू की जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्चुअल में आपका m1 L2 T-2, और चार्ज का क्या होगा A1 T1, इस टाइप से। और अपॉन में क्या है, I है तो उसका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। अब देखो m1 L2 T-2 और ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा आपका T1, ठीक है। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो उस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप से आएगी, डायमेंशन फॉर्मूले की, वो आपकी वैल्यू हो जाएगी m1 L2, देखो T माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहले है -2 और -1 यानी -3 और A-2, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। और अगर हम बात इसकी अदर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट ये भी होगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये भी इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये बात होगी आपके रेजिस्टेंस की। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ पर। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो ये अगर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और प्लस टेम्परेचर पर, देखो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वायर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी लेगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी एनर्जी, तो वो उसका जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होती है उसका वाइब्रेशन भी क्या हो जाता है, तो एक्चुअल में वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज रहेगा। टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी कंडीशन है मटेरियल के नेचर पर। आपने कॉपर का वायर ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग है, आपने सिल्वर का वायर ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग है, गोल्ड का वायर ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग है। तो इस टाइप से मटेरियल चेंज होने पर भी रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें जो आपको बच्चों आर है वो 4 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर। मटेरियल चेंज कर दोगे तो आपका आर भी चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी, और एक्चुअल में रेजिस्टिविटी एक्चुअल में बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये कांस्टेंट चेंज भी होता है। वो कैसे होता है अभी डिस्कस करेंगे। देखो रेजिस्टिविटी को हम अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसकी हेल्प से समझते हैं। देखो बच्चों आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अगर आपने एक वायर ले रखा है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। इसका मतलब ये है
आपने एक ऐसा वायर ले रखा है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना है, 1 मीटर की स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में जो वायर का रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। यानी 1 मीटर लेंथ का वायर, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो जो प्रॉपर्टी है आपकी रेजिस्टिविटी वो आर की यानी रेजिस्टेंस की क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम बच्चों हम इसकी यूनिट निकालते, देखो यूनिट निकालते हैं तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल। तो आर की जो यूनिट है वो है बच्चों ओम, और ए है आपका मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, तो ये हो गया कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक है, और ओम मीटर होगी तो अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या था ओम का, वो था आपका 1 m1 L2 और T-3 और A-2। अब ये मीटर और आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, L1 ऐड हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसको आप इस टाइप से बता सकते हो कि L1 ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, L3 हो गया। तो ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला देखो बच्चों, ये क्या है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है, M1 L2 T-3 A-2, और ये क्या है, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला है M1 L3 T-3 और A-2, ये आपकी रेजिस्टिविटी हुई। अब रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। अब ये ऐसा होता क्या है वो डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास इस टाइप से एक वायर है, देखो इस टाइप से आपके पास वायर है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है, उसकी इसकी लेंथ क्या है, एल है मान लो। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, और इसकी लेंथ कितनी बच्चों, एल है। अब देखो अगर हम बात करें इसको, देखो इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से आपने डिवाइड कर दिया, इस टाइप से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हर जो आपने एलिमेंट ले रखा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है और उनकी एक्चुअल में जो ये लेंथ इक्वल है, तो हर पॉइंट की रेजिस्टिविटी क्या होगी, इक्वल होगी। हर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो है, रो रो रो, हर की रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, रो है। तो एक्चुअल में रेजिस्टिविटी एक्चुअल में डेंसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि आपके पास क्या है, आपके पास है गोल्ड का वायर, तो गोल्ड के वायर की डेंसिटी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम होगी। तो उसी टाइप से गोल्ड के वायर के हर पॉइंट पर जो एक्चुअल में रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो भी सेम होगी, क्योंकि हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन होना है वो फिक्स होना है। डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तब तो कोलिजन इंक्रीज होगा, तो वो आर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन हर एक पॉइंट की बात करें तो हर पॉइंट पर जो आपका उसका कोलिजन होना है वो क्या है, फिक्स है। वो जितने अदर पार्टिकल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो वो उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया, और फिक्स या वॉल्यूम बोल दो, चाहे फिक्स आप वॉल्यूम बोल दो, फिक्स वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा उसकी पोजीशन कंडीशन क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, लेंथ इंक्रीज करोगे, तो वो कोलिजन क्या होगा, चेंज होगा, और वो कोलिजन चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, आर चेंज होगा, रो चेंज नहीं होगा। अगर हम इसको क्वेश्चन से समझे तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास हमने क्वेश्चन भी दिया है कि आपके पास एक तो 4 सेंटीमीटर का वायर है, ठीक है, आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर का वायर है, और आपके पास है सेकंड वायर है आपका, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है, 2 सेंटीमीटर का वायर है, दोनों सेम ही मटेरियल के। तो इसमें आपको ये पूछा है कि फर्स्ट वायर की रेजिस्टिविटी और सेकंड वायर की रेजिस्टिविटी का रेशियो, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा सेम, यानी इनका जो रेशियो आएगा रो 1 रेशियो रो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1:1, ये आएगा। क्यों, क्योंकि लेंथ इंक्रीज करोगे तो भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने वाली नहीं है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप चेंज भी कर दोगे तो भी रेजिस्टिविटी इनकी चेंज होने वाली नहीं है। सिर्फ रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर डिपेंड करती है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, और अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली चेंज होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चों देखिए, अगर मान लो कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, डबल होगी लेंथ, तो वो कितना होगा, 4 ओम होगा। इस टाइप से ये मेन डिफरेंस है, एग्जाम्पल के टाइप से समझ सकते हो। लेंथ इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। आप गोल्ड का वायर ले रहे हो 1 किलोमीटर लेंथ का, तो भी उसका डेंसिटी क्या होगी, उसकी सेम होगी, और अगर आप उसी वायर को अगर आप 1 सेंटीमीटर का कर लो तो भी उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो ये प्रोसेस है, अगर आपने 1 मीटर लंबा गोल्ड का वायर ले लिया तो उसकी रजिस्टिविटी क्या है, सेम है, और वही गोल्ड का वायर अगर आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया तो उसकी रजिस्टिविटी क्या है, सेम है। तो रजिस्टिविटी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, इनसेंट्रिक प्रॉपर्टी है,
इसकी मटेरियल की। तो ये बच्चों हमारा डिस्कशन हुआ है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे।